So yeah, this case is राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें ये तो केस टाइटल हो गया। नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेन बात क्या कही है। सो इसमें एक बात नहीं, तीन मेन बात कही थी। तो इसमें केवल हम रेशियो पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें और भी चीजें देखनी, बिकॉज ये तीनों चीजें जो हैं इट इज इम्पोर्टेंट, वो पूछी जा सकती हैं तीनों की तीनों। सो द फर्स्ट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स टू डेथ रो कॉन्विक्ट्स, perplex a trial court and high court awarding capital punishment despite loopholes in evidence। तो सुप्रीम कोर्ट तो एकदम ही सरप्राइज था, बिकॉज वी ऑल नो कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दी जाती है तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है ना, कि एकदम ही ऐसा क्राइम या फिर ऐसा क्राइम जिसमें कैपिटल पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट है, जिसके बारे में सुना ना गया हो, जिसका पब्लिक पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा हो, जिससे ये मैसेज जा रहा हो सोसाइटी में कि अब सोसाइटी हैवानियत की तरफ जा रही है। ओके, तो ऐसे में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। बट द सुप्रीम कोर्ट वाज सरप्राइज्ड कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया इवन व्हेन देयर वर लूप होल्स इन एविडेंस, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ एन एक्सेप्शन। ओके, ये केवल एक्सेप्शन ही नहीं है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। सो हाउ कैन यू गिव कैपिटल पनिशमेंट व्हेन देयर वर लूप होल्स इन द एविडेंस? ओके, सो एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इस जजमेंट से निकल रहा है, इट इज कि नो मैटर हाउ हीनियस द क्राइम इज, व्हेन देयर आर लूप होल्स इन एविडेंस, तो आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट इज एन एक्सेप्शन टू एक्सेप्शंस। और उसके लिए जो सॉरी जो कोर्ट है जो कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहा है, इट हैज टू बी श्योर कि जो एविडेंसेस हैं दे आर 100% डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द क्राइम कमिटेड बाय सच इंडिविजुअल्स। तो ये पहली चीज थी जिसकी बात की सुप्रीम कोर्ट ने। फिर देन देयर वाज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। इट इज हाई टाइम परहैप्स that a consistent and dependable code of investigation is devised with a mandatory and detailed procedure for the police to implement and abide by during the course of their investigation, so that the guilty do not walk free on technicalities as they do in most cases in our country। So जो पैरा नंबर 38 है जजमेंट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि now it is high time that we come out with a code of investigation, जिसमें सिर्फ ये ना बोला गया हो कि इन्वेस्टिगेशन की पावर क्या है, इन्वेस्टिगेशन कब 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 कर सकते हैं, उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर हो इन्वेस्टिगेशन का। जैसे आपने एक बहुत फेमस केस सुना होगा, आरुषि तलवार मर्डर केस। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम वंस इन अ वाइल। कोई बता सकता है आरुषि तलवार मर्डर केस में क्या हुआ था? ऋषांक, चिरंजीव, हाफिजा, महिमा, एनीवन? मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो आरुषि तलवार मर्डर केस में क्या हुआ था कि आरुषि तलवार वॉज डॉटर ऑफ डॉक्टर राजेश तलवार, एंड राजेश तलवार की जो वाइफ थी मिसेस तलवार, वो भी डॉक्टर थी, राजेश तलवार भी डॉक्टर थे। सो राजेश तलवार वॉज बेसिकली डेंटिस्ट, एंड अगली मतलब जिस रात को डेथ हुई आरुषि तलवार की, तो उसके अगले दिन हाउस हेल्प जो है वो उनके घर पे आई, एंड उन्होंने इस चीज को एनकाउंटर किया। पहला चीज कि आरुषि तलवार वाज डेड इन हर बेडरूम, एंड इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब कुछ चले, एंड उसके बाद भी इट वाज नॉट क्लियर दैट who murdered Arushi Talwar, and even right now no one, even till this date no one has been convicted. Even the CBI was given the charge of the case, and all this happened because of negligence from the side of Noida police। Okay, so Noida police का जो laid back attitude था and their carelessness given rise to such a complex case, जो केस वहीं के वहीं सॉल्व हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। देयर वाज अ डेड बॉडी, ठीक है, एक मर्डर हुआ है, एंड पुलिस डिड नॉट इवन सर्च द होल
हाउस एंड द वोल प्रमाइसिस प्रॉपर्ली। जो उनका हाउस हेल्प थे जो वहीं रहते थे उनके साथ, ठीक है, उनका जो बॉडी है वो 2 हफ्ते बाद पुलिस को मिला, वो भी जब बदबू बॉडी के सड़ने की आने लगी छत पे, उसके बाद when the body was stinking, after that they find out that another person is also dead on the roof of the house or the roof of the apartment. And there were people were allowed to enter the premises. Police didn't stop people from storming into the apartment, and there were a lot of mismatch with the fingerprints. The fingerprints were being tampered. So this is a fine example of why there must be an investigation code with standardized procedures. That these are the due diligences and non-negotiables which the police or the investigation agency have to follow. Okay, so some non-negotiables and standardized procedures shall be mentioned in such a code. So basically, what did the Supreme Court do? So the Supreme Court has directed the appropriate authority, which is the legislature, to formulate a law to formulate a law or code of investigation which takes into account all the investigation laws that are present in the country and add up to it, add wherein they are lacking and compile them and make it a code. So what is the code? Code is basically a compilation of different legislations in regarding to a particular subject matter. For example, insolvency and bankruptcy code. So all the legislations and all the acts which are present in regards with insolvency and bankruptcy were compiled together, and hence IBC came into being in 2016, right? So similarly, Supreme Court has directed the legislature to come up with such a code which standardizes the investigation procedures and methods. Okay, so the second takeaway is advisory direction for Parliament to come up with code on investigation. And what is the purpose? The purpose is to standardize in investigation procedures. Okay. Now let's look at the third takeaway from the judgment. Criminal justice system के बारे में बात किया सुप्रीम कोर्ट ने. So the manner in which police investigations are conducted is of critical importance to the functioning of the criminal justice system. Not only serious miscarriage of justice will result if the collection of evidence is vitiated by error or malpractice, but successful prosecution of guilty depends on a thorough and careful search for truth and collection of evidence, which is both admissible and probative. And it also, the Supreme Court, while stating it, also referred the 2003 report of Dr. Justice V.S. Malimat's Committee on Reforms of Criminal Justice System. And it was stated by the Supreme Court in paragraph 37. Okay. So if the question arises, कि Rajesh versus State of Madhya Pradesh में, which was the report which was referred by the Honorable Supreme Court. So the answer will be Dr. Justice V.S. Malimat's Committee on Reforms, basically this one, Committee on Reforms of Criminal Justice System, 2003, headed by and reported by Dr. Justice V.S. Malimat. Okay. And जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, इट वाज नथिंग कि इम्पोर्टेंस क्यों है. एक तो स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज क्यों करना है, तो ये थर्ड टेक अवे में हमें पता लगेगा कि स्टैंडर्डाइज क्यों करना है. बिकॉज अगर इन्वेस्टिगेशंस में कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं तो इट विल लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि
अब हमें जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको अबॉलिश करना पड़ रहा है, इवन इफ इट वाज अ हीनियस क्राइम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ proper evidences and the loophole in evidences. If the investigation would have been like would have been above par, and proper investigation channels would have been maintained and proper investigation procedures were being followed, तो हो सकता है कि जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए उनमें लूपहोल्स ना होते, वो कॉन्क्रीट एविडेंसेस होते हैं, एंड इन हीनियस क्राइम को फिर प्रॉपरली जो है उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जाती, एंड हो सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती एंड द जस्टिस वुड हैव बीन डिलीवर्ड. But since there was carelessness in investigations, so this led to the miscarriage of justice in some manner. Okay, so इसको ही जो है हमें कम करना है, इसको इरेडिकेट करने के लिए वी नीड अ कोड ऑन इन्वेस्टिगेशंस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. ओके, सो अगर ये नहीं होता तो देन द एविडेंस इज विशिएटेड बाय एरर और मैल प्रैक्टिस, and successful prosecution of the guilty depends on thorough and careful search for truth and collection of evidence, which is both admissible and probative. तो इसमें थर्ड टेक ओवर में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन जो है गिल्टी का, इट डिपेंड्स ऑन सर्च फॉर ट्रूथ. पहला चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सर्च फॉर ट्रूथ, एंड दूसरा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस. जो पहला चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये कि जो एविडेंस है ये एडमिसिबल होना चाहिए एंड प्रोबेटिव. ओके, सो थर्ड टेक अवे में जो मेन चीज है कि किसी भी प्रोसिक्यूशन को सक्सेसफुल होने के लिए एक तरीके से एक रामबाण बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ अ गिल्टी पर्सन, इट रिक्वायर्स सर्च फॉर ट्रूथ, एंड द सेकंड थिंग इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसमें 2A मतलब पार्ट ए ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज दैट इट मस्ट बी एडमिसिबल, दूसरा इट मस्ट बी प्रोबेटिव. ओके, तो ये हमारा टेक अवे. एंड अब बेंच बेंच हमारा है 3 जज डिवीजन बेंच, एंड इसमें है जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस J.B. पर्दीवाला एंड जस्टिस संजय कुमार. ओके, एंड एक बार ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला इसमें बेंच ने. No valid and acceptable reasons were put forth as to why this case qualified as the rarest of rare cases, warranting such drastic punishment. Per contra, we find that the yawning infirmities and gaps in the chain of circumstantial evidence in this case warrant acquittal of the appellants by giving them the benefit of doubt. The degree of proof required to hold them guilty beyond reasonable doubt on the strength of circumstantial evidence is clearly not established. Okay. सो क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना फ्रस्ट्रेटेड था इस केस में, वो हमें समझ आता है इस चीज से कि एक तो उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, तो उन्होंने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ही नहीं है, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है उनका जो कन्विक्शन है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ ही नहीं हुआ है. एंड द एविडेंस वाज आल्सो नॉट डायरेक्ट एविडेंस, इट वाज circumstantial evidence, and there were a lot of loopholes in this circumstantial evidences submitted to the court. Okay, तो ये हमारा राजेश कुमार वाला केस यहाँ पे खत्म होता है. इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोविजन की सुप्रीम कोर्ट ने बात की, ये जनरल लॉ के बारे में बात की, जनरली वो भी क्रिमिनल लॉ के बारे में बात की है. एनी डाउट्स? महिमा, हाफिजा, रिशांक, चिरंजीव? नो सर. ओके, मैं वापस बता देता हूँ कि 3 टेक अवे जो हमें नोट करने हैं मेजरली. पहला जो है कि इफ देर आर लूप होल्स इन एविडेंस तो कैपिटल पनिशमेंट बिल्कुल भी, इट इज अ रिटन रूल, पत्थर की लकीर है कि बिल्कुल भी कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड नहीं किया जा सकता. दूसरा चीज कि देयर मस्ट बी अ कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिससे स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस फॉलो हो इन्वेस्टिगेशन की. तीसरा चीज कि अगर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन होना है तो उसमें 2 चीजें होनी चाहिए कि पहला देयर मस्ट बी केयरफुल सर्च फॉर ट्रूथ, एंड दूसरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच इज बोथ एडमिसिबल एंड प्रोबेटिव. ओके, now let's look at
Rupesh Mangar Thapa versus State of Sikkim. This is the title of the case. So रुपेश मंगर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम में मेन जो रेशियो है वो क्या है, दैट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ to prove insanity is only reasonable doubt. Supreme Court acquits man accused of killing his grandfather. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेन चीज ये बोला, पहले तो उन्होंने जो रुपेश मंगर थापा है उनको एक्विट किया, he killed his grandfather, एंड दूसरी चीज कि उन्होंने बोला कि टू प्रूव इंसैनिटी द ओनली मैट्रिक्स इज दैट द इंसैनिटी मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि कुछ भी रीजनेबल डाउट अगर रह जाता है तो इंसैनिटी प्रूव नहीं होगी, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट इंसैनिटी। ये नहीं कि, बट कुछ कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि अ पर्सन इज नॉर्मल वैसे, बट एट टाइम्स दे बिकम insane and they lose their capability of thinking straight. So ये काफी रेयर केसेस हुए हैं। अभी तो नॉर्म यही हमें रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ टू प्रूव इंसैनिटी इज ओनली रीजनेबल डाउट, that the insanity must be proved beyond reasonable doubt to take as a defense. Okay. The Supreme Court observed that the standard of proof to prove the lunacy or insanity is only reasonable doubt. Lunacy is also synonym of insanity. Okay. हम बोलते हैं ना कि वो पर्सन ल्यूनेटिक हो गया, ल्यूनेटिक हो गया मतलब वो पर्सन क्या हो गया, पागल हो गया है। ओके, वो तेरे नाम का सलमान खान हो गया है। एन अक्यूज्ड, इट वाज अ हिट इन दैट टाइम, बट अभी देखोगे तो हंसी आएगी। एन अक्यूज्ड who seeks exoneration from liability of an act under section 84 of IPC has to prove legal insanity and not medical insanity. The bench of justices J.B. Pardiwala and प्रशांत कुमार मिश्रा ऑब्जर्व्ड। सो इसमें एक और चीज जो हमें समझ में आती है, तो पहला तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो गया हमें, सेक्शन 84 आईपीसी, ठीक है, जो एक्सेप्शन देता है इंसैनिटी का, वो हमें पता होना चाहिए उसकी लैंग्वेज। तो सेक्शन 84 आईपीसी का हम लैंग्वेज देखते हैं अभी। ओके, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, तुम्हें एग्जैक्ट टाइटल पता होना चाहिए, जो भी प्रोविजन मेंशन्ड है उसका हमें एग्जैक्ट टाइटल पता होना चाहिए। ओके, सो अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that is doing what is either wrong or contrary to law। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या हो गई कि नथिंग इज एन ऑफेंस, तो बेसिकली एक एक्सेप्शन दे रहा है, ये आपको एक डिफेंस दे रहा है अगेंस्ट एनी ऑफेंस एंड विच इज डन बाय अ पर्सन। तो वो पहला कंडीशन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ठीक है, कि जिस टाइम पे उसने ये एक्ट कमिट किया, कि कुछ लोग होता है कि जिनको ल्यूनेटिक अटैक्स आते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड वैसे दे हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली। सो इट इज important that at the time of doing the offense there must be unsoundness of mind, and दूसरी चीज की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है, ठीक है, उसमें भी देर आर डिग्रीज। तो इस डिग्री तक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए जिसमें द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो उसे यही नहीं पता हो कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और डेट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या फिर उसे ये पता ही ना हो कि वो जो कर रहा है इट इज रॉन्ग एंड इट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, वो पागलपने में कुछ भी कर रहा हो। मतलब कोई उसका फेवरेट टॉय लेके जा रहा है, तो उस टॉय के लिए वो किसी पे अटैक कर दे, ग्रीवियस हर्ट कर दे, तो उसको पता ही नहीं है क्योंकि वो तो पागल है, उसको लग रहा है कि दिस टॉय इज एवरीथिंग टू मी, एंड उसके लिए वो सोच ही नहीं पा रहा कि उस टॉय को डिफेंड करने के लिए वो किसी को ग्रीवियसली हर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड द एक्सेप्शन ऑफ इंसैनिटी एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 84, और उसका प्रॉपर जो टाइटल है इट इज एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो हमें टाइटल्स पे ध्यान देना क्योंकि ये डायरेक्ट ही टाइटल पूछ ले जाते हैं कभी बार। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ओपन बोर्ड अगेन। सो या, तो सेक्शन 84 का हमने फॉर्मल लैंग्वेज देख लिया।
एंड ये भी हमें पता लगा द अक्यूज्ड हैज टू प्रूव, या फिर द पार्टी ऑफ द अक्यूज्ड हैज टू प्रूव लीगल इंसैनिटी एंड नॉट मेडिकल इंसैनिटी। या सो मैं ये बोल रहा था कि इसमें एक चीज प्रूव की कि लीगल इंसैनिटी प्रूव होनी चाहिए, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। और लीगल इंसैनिटी क्या है? लीगल इंसैनिटी बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली द इंग्रेडिएंट्स, जिसके बारे में हमने बात की कि इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए इंसैनिटी के। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द section 84 of IPC must be fulfilled to prove legal insanity. And medical insanity is basically anyone whose mind is not functioning properly, but the degree of unsoundness of mind varies in medical insanity. Medical insanity can be of different types, can be of different levels. Okay, so it is not necessary that if a person is proved to be medically insane, he is also legally insane. So for the exception or for an offense to be given or the defense to be provided to the accused, he must prove to be legally insane, या फिर उनकी लीगल इंसैनिटी प्रूव होनी चाहिए। ओके, नाउ द कोर्ट ऑब्जर्व्ड thus while acquitting a murder accused by allowing his appeal, Rupesh Mangar Thapa was convicted by the Sikkim High Court. या और हमें एक चीज ध्यान रखना है कि लीगल इंसैनिटी प्रूव करने के लिए क्या चीज है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली द ओनली कंडीशन इज दैट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 84 मस्ट बी फुलफिल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, now the court observed thus while acquitting a murder accused by allowing his appeal, Rupesh Mangar Thapa was convicted by the Sikkim High Court. So the Sikkim High Court convicted him. Okay, we have to keep it in our mind that Sikkim High Court convicted Rupesh Mangar Thapa. After reversing the acquittal by the trial court, he is accused of the murder of his grandfather. The trial court had found that the accused was incapable of knowing the nature of his acts by reason of unsoundness of mind, and it is highly probable that he was unaware of what he was doing was either wrong or contrary to law. तो इसमें वही चीज इस पैराग्राफ में रिपीट हुई जो इंग्रेडिएंट्स हमने सेक्शन 84 के पढ़े थे, that he was incapable of knowing the nature of his acts by reason of unsoundness of mind while he was doing that act. And it is highly probable that he was unaware of what he was doing was either wrong or contrary to law. तो वही ये कंडीशंस मेंशन कर दिए, फुलफिल हो गई, तो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूट कर दिया था। ओके, इन अपील the bench, referring to the medical evidence about the mental illness of the accused and his abnormal behavior at the time of occurrence, observed that it cannot be said that the view taken by the trial court was perverse or that it was based on without any evidence. If the conclusion of the trial court is plausible one, merely because another view is possible on reappreciation of evidence, the appellate court should not disturb the findings of acquittal and substitute its own findings to convict the accused, the court said. तो ये बेसिक हमें एविडेंस और ट्रायल का ज्ञान होना चाहिए, और आई होप ये आप सब लोगों को पता हो कि जब भी ट्रायल कोर्ट किसी को एक्यूट करती है या फिर कॉन्विक्ट करती है, देन जो एविडेंसेस सबमिट होते हैं उसके बेसिस पे वो करती है। ओके, तो एविडेंसेस सबमिट हो जाते हैं जो ट्रायल के टाइम पे ट्रायल कोर्ट को सबमिट किए गए थे। अब एपिलेट कोर्ट जो है, नाउ इट कैन हियर एन अपील ऑन दोस पर्टिकुलर एविडेंसेस। अब जो है नए एविडेंस और बेसिकली रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती फाइंडिंग्स ऑफ द एपिलेट कोर्ट, दे हैव टू टेक इन कंसिडरेशन द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट। उसमें कहीं कमी रह गई है ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, या फिर जो एविडेंस ऑलरेडी मौजूद है उसमें कहीं कमी रह गई है, टू टेक समथिंग इनटू अकाउंट व्हिच इज ऑफ अ ग्रेव नेचर, देन जो ट्रायल कोर्ट का जो भी डिसीजन है इट कैन बी आउटटर्न्ड। बट इसमें ऐसा नहीं था, इसमें देयर वाज ब्लेटेंट रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जो एविडेंस सबमिटेड हुए हैं मेजरली वो एविडेंसेस पे ही बात होती है। उन एविडेंसेस में ही अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया है या फिर कोई ग्रॉस नेग्लेक्ट हो गया है ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
तो उस पे बात हुई अपीलेट कोर्ट में, नॉट की देयर वुड बी रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, जिसको मैंने अभी समझाया। अब देखते कोर्ट ने बोला क्या। दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट एन अक्यूज्ड हु सीक्स एक्सोनरेशन फ्रॉम लायबिलिटी, exoneration is nothing but relief from liability, okay, in easy words, of an act under section 84 of IPC, it has to he or she has to prove legal insanity and not medical insanity. ये हमने डिस्कस कर लिया था। Since the term insanity or unsoundness of mind has not been defined in the penal code, it carries different meaning in different contexts and describes varying degree of mental disorder. A distinction is to be made between legal insanity and medical insanity. The court is concerned with legal insanity and not with medical insanity. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको मेडिकल इंसैनिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन लीगल इंसैनिटी। एंड द रिलायंस वाज आल्सो प्लेस्ड ऑन द रीसेंट जजमेंट ऑफ प्रकाश नई एट सेन वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ओके, सो ये जो केस था इसको रेफर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें भी उन्होंने इश्यू ऑफ इंसैनिटी पे बात की थी। उन्होंने यही बोला था कि लीगल इंसैनिटी इज पैरामाउंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ while considering a case of while considering a criminal law case. Okay, so ये रेफर जजमेंट है, इसको हम याद रखेंगे कि रुपेश मंगल थापा में कौन सा केस रेफर हुआ था, मेनली प्रकाश नई एट सेन वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ओके, अब ये थोड़ा लंबा जजमेंट है क्योंकि इसमें बातें बहुत सारी चीजों पे हुई थी। इसमें से भी हम अपना जो काम का इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, पहला मेन चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला। ओके, केस टाइटल इज मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। So the ratio is section 162 CRPC does not prevent a trial court from putting questions to witnesses suo moto to contradict them. Okay, so section 162 CRPC जो है वो ट्रायल कोर्ट को प्रिवेंट नहीं करता है कि वो खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछें, विटनेसेस से खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछें सुमोटो टू कॉन्ट्रडिक्ट देम। दे कैन वेल दे कैन आस्क क्वेश्चंस वॉट एवर क्वेश्चंस दे वांट, जो उनको लगता है कि इट वुड लीड टू द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन अ प्रॉपर मैकेनिज्म, इन अ प्रॉपर वे। अगर इसमें वो विटनेसेस को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं इन क्वेश्चन से तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 162 सीआरपीसी उनको प्रिवेंट नहीं कर सकता। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 162 सीआरपीसी। तो सेक्शन 162 सीआरपीसी, इसका टाइटल क्या है? इट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। ओके, कि स्टेटमेंट्स होंगे जो पुलिस को, इट इज नॉट टू बी साइंड एंड स्टेटमेंट्स का यूज बता रखा है इन एविडेंस। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्लॉज 1। नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or in part of such a statement or record, be used for any purpose save as hereinafter. तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एविडेंस में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक सिंपल सी बेसिक सी बात है जो हम सबको पता है। ओके, एंड नथिंग इन द स्टेटमेंट शैल अप्लाई टू द इंडियन एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन 32 क्लॉज 1। सेक्शन 32 क्लॉज 1 किस चीज की बात करता है? एविडेंस एक्ट का, ये पता होना चाहिए। Dying declaration. गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन पे ये अप्लाई नहीं कर रहा। डाइंग डिक्लेरेशन विल बी एडमिसिबल। ओके, सो इसका जो मेन टाइटल है जो ये सेक्शन 162 है वो है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ओपन बोर्ड अगेन. So the Supreme Court observed that Section 162 CRPC does not affect
a court's power to look into documents or put questions to witnesses suo motu to contradict them. Okay, so देखते हैं कि बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया. There is in our opinion nothing in section 162 of the CRPC which prevents a trial judge from looking into the papers of the charge sheet suo motu and himself using the statement of a person examined by the police recorded therein for the purpose of contradicting such person when he gives evidence in favor of the state as a prosecution witness. Okay. So bench का नाम Justices B.R. Gawai, J.B. Pardiwala and Prashant Kumar Mishra. Okay, 3-judge division bench. Now let's look at it कि क्या क्या कोर्ट के observations थे. The court noted this while considering an appeal filed by an accused who was convicted and sentenced to death for the offense of rape and murder of a 10-year-old girl. The court noted that the case of all the witnesses before the police was that it was some other person, not the present accused, who had come to the house of the victim on the fateful day and had taken the victim along with him to his house to watch TV, and that he found locking the door. Whereas in disposition before the trial court, the witnesses stated that it was the accused appellant who was last seen with the victim. Okay. So जो पुलिस को जो स्टेटमेंट था उसमें कुछ और बात बोली विटनेसेस ने और कोर्ट के सामने कुछ और बात बोली. So the court said that neither the defense counsel nor the public prosecutor nor the presiding officer of the trial court and nor the high court thought fit to look into these contradictions. Section 162 CRPC provides that no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation, whether it be recorded or not, shall be used for the purpose save as provided in the first proviso to the section. The first proviso says that when any witness whose statement has been reduced into writing by the police in accordance with the provisions of CRPC is called for the prosecution in inquiry or trial. The accused, with the permission of the court, may contradict the witnesses in the manner provided by Section 145 of the Evidence Act. So जो accused है वो ये जो statements दे रखे हैं, ठीक है, ये admissible तो नहीं है, but अगर इनके ऊपर बात होती है तो इन statements को contradict करने के लिए he can accused का जो side है they can cross examine the witnesses and in the manner provided by Section 145 of Evidence Act. जो बेसिकली जो चैप्टर है विटनेसेस के एग्जामिनेशन की बात करते हैं पूरा एविडेंस एक्ट का. द क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट वाज दिस: as first para of section 162 prohibits the use of the statement of a witness to a police officer for any purpose other than that subsequently provided for in the proviso, and as the proviso says that the court may permit the accused to contradict the witnesses with his previous statement, does the court have power to do anything suo motu? तो ये मेन क्वेश्चन था कि कोर्ट के पास suo motu कुछ करने का पावर है. Stressing on the word purpose used in the proviso to section 162, the bench said. अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करने का कोशिश किया. The purpose mentioned in the proviso is the purpose of contradicting the evidence given in favor of the state by a prosecution witness in court by the use of the previous statement made by such witness to the police officer. The purpose is to discredit the evidence given in favor of the prosecution by a witness for the state. Okay, so purpose जो है proviso में दे रखा है, it is to discredit prosecution witness का statement by the accused side. Okay, the section prohibits the use of the statement for any other purpose than this. कि जो है ये जो statement जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है ये कन्विक्शन वगैरह में काम नहीं आ सकता, ये केवल और केवल अक्यूज्ड के काम में आएगा टू डिस्क्रेडिट द एविडेंस गिवन बाय प्रोसिक्यूशन विटनेस, उसी के लिए ये काम आएगा. ये इनक्रिमिनेट करने के लिए काम नहीं आ सकता अक्यूज को, ये केवल अक्यूज के डिफेंस के लिए काम आ सकता है. ओके, जिससे हमें बात समझ में आती है. जो कोर्ट बात कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट भी जो इंटरप्रेट करके कह रहा है एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी का इन टैंडम. It does not say that the statement can only be used as the request of the accused
the limitation or restriction imposed in the first part of section 162 CRPC relates to this purpose for which the statement may be used. It does not relate to the procedure which may be adopted to effect this purpose. The proviso which sets out the limited purpose also mentions the way in which an accused person may contradict the witness with his previous statement made to the police, but it does not in any way purport to take away the power that lies in the court to look into any document that it considers necessary to look into for the ends of justice and to put such questions to a witness as it may consider necessary to elicit the truth. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन खुद से ही फॉर्मुलेट किया था, उसका आंसर उन्होंने खुद से ही दिया, यहाँ पे बोलते हुए कि माना कि अक्यूज को तो ये पावर दे रखी है कि वो पुलिस के सामने जो ये स्टेटमेंट बोला गया है उसको इनक्रिमिनेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बट उसको अक्यूज यूज कर सकता है ये दिखाने के लिए कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। एंड इस सिंस विटनेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो इस जो ये ओरल एग्जामिनेशन उसका हुआ है उसको एज अ एविडेंस उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए द अक्यूज्ड कैन use those statements made before the police. Okay, अब the Supreme Court answers the question it itself formulated, but it does not in any way purport to take away the power that lies in the court to look into any document that it considers necessary to look into for the ends of justice. So in the beginning what I said कि the court can suo moto like question the witnesses to contradict them for the ends of justice. मैंने बोला था for the ends of justice to cater proper justice. So ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी आंसर किया and believe me why I am doing this exercise मैं आपको दिखा रहा हूँ कि I have not read this judgment. मैंने इसमें से important part extract किए जो मुझे लगा मतलब एक क्या बोलते हैं उसको यू टेक अ ग्लांस, तो एक ग्लांस ट्रेडिंग थी, मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू क्विकली एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। एंड ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है तो और जल्दी होगा। एंड टू पुट सच क्वेश्चंस टू अ विटनेस एंड द थिंग इज कि केवल आपके क्लैट पीजी में ही काम नहीं आएगा, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग एलएलएम फ्रॉम एनएलयू, वहां पे आपको बहुत सारे रिसर्च टास्क मिलेंगे, तो उसमें आपको ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस है ये काफी काम आएगी आगे जाके। हो सकता है आप में से बहुत सारे लिटिगेशन में जाएं, तो लिटिगेशन में भी जब आप प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के लिए जजमेंट्स ढूंढोगे तो आपको जल्दी जल्दी अपने काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, and to put such questions to a witness as it may consider necessary to elicit the truth. So दो condition, to meet the ends of justice and to and it may consider it the suo moto application of this power as necessary to elicit the truth. We realize that the proviso would prevent the court from using statements made by a person to a police officer in the course of investigation for any other purpose than that mentioned in the proviso, but it does not in any other way affect the power that lies in the court to look into documents or put questions to witnesses suo moto. So ये incriminate करने की पावर तो कोर्ट को अभी भी नहीं देता है, बट केवल इस चीज को हटा के बाकी पावर कोर्ट के पास है to put questions to witnesses by the way of suo moto application. Okay, it seems to us to be observed to suggest that a judge cannot put a question to a witness which a party may put. In this connection, we would refer to the provisions of section 165 of the Evidence Act, where the necessity of clothing the judge with very wide powers to put questions to witnesses and to look into documents is recognized and provided for. So the Supreme Court has itself mentioned that they have referred they have also referred to section 165 of Evidence Act. Okay, and what does it talk about? It talks about the necessity of clothing the judge, matlab giving the judge powers to put questions to witnesses. Okay, first thing, and the second thing is to look into documents. It is recognized and provided for. Okay, so pehla thing is to put questions to witnesses, and the second thing is to look into documents. Okay, now let's proceed further. What the court has to say. There is in our opinion nothing. Okay, so basically this thing is repeating itself. ये हमने पहले भी पढ़ा
So the court found that there were serious lapses on the part of the defense in not providing major contradictions in the form of material omissions surfacing from the oral evidence of the prosecution witnesses. The court therefore set aside, remitted the matter back to the High Court for deciding the death reference afresh. So ये तो बेसिकली प्रोसीजरल पार्ट हो गया कि कोर्ट ने क्या बोला करने को, व्हाट इट डायरेक्टेड. सो इसको भी देख लेंगे कि कोर्ट फाउंड सीरियस लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ डिफेंस. तो मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस तो प्रूव नहीं कर पाए. ओके, सो हेंस दे सेट असाइड द अपील. ओके, and they remitted the matter back to High Court for deciding the death reference afresh. So matter वापस हाई कोर्ट को भेज दिया गया. सो ये वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, जो अभी हमने डिस्कस किया. सो यही इंफॉर्मेशन थी जो नेसेसरी थी टू एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम दीज जजमेंट्स. सो अब जो नए लोग हैं, द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड टुडे, सो कल भी 4 लोगों को ये प्रैक्टिस सिखा दी गई थी, एंड आज भी जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, महिमा एंड चिरंजीव, आपने प्रैक्टिस सीख ली. एंड जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सीख ली थी टू एक्सट्रैक्ट आउट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ क्विक मैनर. सो द थिंग इज कि वो नोट्स जो हैं, बोलना आपको कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, यही निकालना है, उसकी जगह मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि हाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द इन्फॉर्मेशन. एंड कल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने महिमा एंड चिरंजीव बोल दिया था कि जो जजमेंट्स हम इन जजमेंट मैराथन में करेंगे वो नहीं पढ़ने हैं आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनका बस रिवीजन करना है आपको. ओके, और कोई जो केसेस हैं जो आप खुद से देखना चाहते हो उनको आप देख सकते हो. ठीक है, और जो नए जजमेंट्स हैं वो आपको नहीं देखना है. और जो कल का जो क्लास होगा जजमेंट मैराथन का, उसके लिए जो नोट्स हैं वो आज ही मैं साइट पे डाल दूंगा, जिससे यू गाइस कैन गो थ्रू देम. एंड कल आप वो थोड़ा रेशियो वगैरह देख के आना, जिससे हमारा रिवीजन जल्दी जल्दी हो और हम जितने ज्यादा हो सके उतने जजमेंट इन क्लासेस में कवर करें. एनी डाउट्स महिमा एंड चिरंजीव, Abhirami, any doubts about this method of extracting information? No, sir. No, sir. Okay.